नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, कल से जो पर्यावरण की टेस्ट सीरीज शुरू की है तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पर्यावरण का मॉडल पेपर नंबर 2 लेकर आया हूं। पूरे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिएगा, बहुत ही शानदार नए प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको इस, और आप पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। आपको लेवल भी बहुत ही अच्छा इसका लगने वाला है। कोशिश क्या रहेगी 25 क्वेश्चन सही करने की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से कौन सी महिला पर्वतारोही दिव्यांग महिला पर्वतारोही है? बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिंह, प्रेमलता अग्रवाल और मालावत पूर्णा। देखिएगा, यहाँ पर दिव्यांग महिला पर्वतारोही की बात की जा रही है। तो इनमें से साथियों जो अरुणिमा सिंह है वो दिव्यांग महिला पर्वतारोही है। जो अरुणिमा सिंह है, इनका 2011 में ट्रेन हादसे में एक पैर कट गया था साथियों, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेकर पॉजिटिव लिया और 2013 में साथियों इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी, ठीक है। देख लीजिए आप, पैर कटने के बावजूद भी। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके, केंचुए द्वारा खाद तैयार करना कहलाता है? वर्मी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर या अर्बोरिकल्चर। देखिएगा, जब हम केंचुओं के द्वारा खाद को तैयार करते हैं फसलों के लिए तो फिर हम उसको क्या कहेंगे साथियों? वर्मी कल्चर कहेंगे। क्या कहा जाता है उसको? वर्मी कल्चर के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 2 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। आपके तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं साथियों, देखिएगा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह अरुण है, सौरमंडल का सबसे पुराना ग्रह बृहस्पति है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। तो बताइए इनमें से जो कथन आपको असत्य लग रहा है उसका चयन करना है प्रश्न संख्या 3 में। देखिएगा, सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो बुध ही है, बिल्कुल सही है ये। तो सौरमंडल का सबसे पुराना ग्रह बृहस्पति को ही माना जाता है साथियों, ये भी सही है। पहला या दूसरा? तो राइट आंसर है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है, बल्कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र है। अब एक ही चीज़ आती है कि जो सूर्य है उसके सबसे पास में जो ग्रह है वो है बुध, लेकिन फिर भी ये सबसे गर्म ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि साथियों इसका जो वातावरण है सूर्य के जो बहुत नज़दीक होने के कारण इस ग्रह का वातावरण समाप्त हो गया है, इसलिए यहाँ पर इसको सबसे गर्म ग्रहों में नहीं गिना जाता है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। विकल्प 1 सही है। बाकी सबसे ठंडा ग्रह जो अरुण है, इसके अलावा वरुण भी कई जगह मिल जाता है, लेकिन आंसर अरुण ही रहेगा, ठीक है। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न 3 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसका दूसरा विकल्प भी असत्य कथन है तो इसका दूसरा भी राइट आंसर रहेगा, लेकिन जहाँ तक मेरी जो जानकारी है उसमें अरुण ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर प्रथम विकल्प पे जाऊँगा क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्यों के चेहरे में अस्थियों की संख्या होती है 8, 10, 6 और 14। तो साथियों प्रश्न नंबर 4 में जो आपके राइट आंसर है, मनुष्यों के चेहरे में अस्थियों की संख्या 14 होती है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 5 है, वह विकल्प कौन सा है जो कि आपको असत्य लग रहा है? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, राकेश शर्मा के अंतरिक्ष यान का नाम जेमिनी, कल्पना चावला के अंतरिक्ष यान का नाम कोलंबिया और कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई। तो साथियों जो कथन आपको इनमें से असत्य लग रहा है प्रश्न नंबर 5 में, उसका चुनाव करिएगा। तो देख लेते हैं आंसर। देखो, भारत का जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री उसमें नाम आता है राकेश शर्मा का, बिल्कुल सही है। लेकिन राकेश शर्मा का जो अंतरिक्ष यान था उसका नाम जेमिनी नहीं था साथियों, ये एक गलत कथन है। तो यही आपका राइट आंसर रहेगा क्योंकि ये असत्य है। बाकी कल्पना चावला का जो अंतरिक्ष यान था उसका नाम कोलंबिया ही था और कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यात्रा, अपना जो अंतरिक्ष उनका जो भी मिशन था उसको पूरा करके वो धरती पर लौट रही थी। तो साथियों 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी।
तो ये कथन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सेकंड विकल्प आपके असत्य कथन है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं 6ठे क्वेश्चन पर। आपके प्रश्न संख्या 6 है, IUCN की स्थापना कब हुई? 1945 में, 47 में, 48 में और 1960 में। देखिए 6ठे क्वेश्चन में जो आपके सही आंसर है, IUCN की स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे। तो चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल है ज्वार, चावल, मक्का और बाजरा। देखिएगा पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में हमारे जैसलमेर ज़िला आ जाता है, बाड़मेर आता है, जोधपुर आ जाता है, बीकानेर आ जाता है। ये ज़िले अधिकतर पश्चिमी राजस्थान में हैं। तो यहाँ की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो है बाजरा। साथियों चावल तो वहाँ पर क्यों बोएंगे, क्योंकि वो तो रेगिस्तानी इलाका है, ये तो गलत है। मक्का, ज्वार और बाजरा, इनमें से राइट आंसर क्या है? बाजरा। बाजरा पश्चिमी राजस्थान की मुख्य खाद्यान्न फसल है। सर्वाधिक उत्पादन भी होता है बाजरे का यहाँ पर, और यही मुख्य खाद्यान्न फसल है साथियों। तो फोर्थ विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। ये रहा, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 में हुई। रोहिड़े के फूल मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं। गोडावन मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। और राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को सर्वप्रथम अल्लाह जिल्ला बाई के द्वारा गाया गया था। तो देखिए असत्य कथन की अगर हम बात करें तो अच्छी तरह से विकल्पों को देख लीजिए। पहला जो विकल्प है वो कह रहा है ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत 1991 में हुई। तो जी बिल्कुल सही बात है। ये तो रोहिड़ा में जो फूल आते हैं रोहिड़ा के अंतर्गत, तो साथियों वो मार्च अप्रैल के महीने में ही आते हैं, ये भी सही है। गोडावन मूलतः है अफ्रीका का पक्षी है, ये भी सही है। लेकिन ये जो चौथा विकल्प है राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, इसको सर्वप्रथम अल्लाह जिल्ला बाई ने नहीं गाया था साथियों, बल्कि इसको सर्वप्रथम मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा? मांगी बाई के द्वारा। अब यहाँ पर जो अल्लाह जिल्ला बाई का नाम इसमें चलता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले इन्होंने गाया था। राष्ट्रीय स्तर पर जो मांगी बाई है इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर नहीं गाया था, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान यहाँ पर अल्लाह जिल्ला बाई ने दिलाई है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मांगी बाई के द्वारा ये गाया गया था। इसलिए आपके चौथा जो विकल्प है ये एक असत्य कथन हो जाता है। तो फोर्थ विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, शुकरशाला का प्रयोग किस जानवर के निवास हेतु किया जाता है? घोड़ा, मुर्गा, बैया और वराह। तो साथियों प्रश्न संख्या जो 9 है इसमें सही आंसर का चयन कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने प्रश्न को घुमाया है तो पकड़िएगा प्रश्न को, ठीक है। शुकरशाला, साथियों शुकरशाला का जो प्रयोग है यह वराह नामक जानवर के निवास हेतु किया जाता है। वराह का किसका पर्यायवाची है? सुअर का पर्यायवाची है साथियों। तो जिन जगहों पर सूअरों को रखा जाता है उनका जो निवास स्थान होता है उसको ही साथियों शुकरशाला के नाम से जाना जाता है। तो वराह यहाँ पर किसका पर्यायवाची है? सूअर का। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं साथियों। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा बाल विवाह के दुष्परिणामों में सम्मिलित नहीं है? शारीरिक व मानसिक विकास में अवरोध, जनसंख्या में वृद्धि, मातृ मृत्यु दर में कमी और इनमें से सभी। तो 10वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा कि भाई कौन सा बाल विवाह के दुष्परिणामों के अंतर्गत नहीं आएगा। तो अच्छी तरह से प्रश्न को देख लीजिए। देखो किसी भी प्रश्न में अगर आपको लगता है कि यार इसमें यह आंसर नहीं रहेगा ये रहेगा, तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो। सुबह जो साइकोलॉजी का बेस्ट वीडियो था साथियों, वो उस वीडियो में पहले क्वेश्चन में कुछ त्रुटि थी कि मैंने दूसरा बताया था, तो दूसरा तो सही था लेकिन उसमें तीसरा भी सही था। एक प्रश्न संख्या 6 में कई लोगों के कमेंट आ रहे साइकोलॉजी के सुबह वाले वीडियो में कि सर उसमें 3 रहेगा 4 रहेगा, सब अलग अलग बता रहे हैं। लेकिन साथियों सीटेट में उस क्वेश्चन का आंसर 4 माना गया था। 2011 का क्वेश्चन था शायद वो सीटेट का। अब कई जगह उसमें 3 भी आपको मिल जाता है तो आप 3 बता रहे हो, 4 भी मिल जाता है तो 4 बता रहे हो। लेकिन अगर जो ऐसा क्वेश्चन रीट में आता है वर्तमान में तो उसमें 3 और 4 दोनों ही सही माने जाएंगे। देखो यहाँ पर बाल विवाह के दुष्परिणामों में जैसे मान लीजिए बाल विवाह होता है तो शारीरिक और मानसिक विकास में अवरोध आता है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या में इससे वृद्धि होती है, लेकिन मातृ मृत्यु दर में कमी, ये गलत है साथियों।
इसमें क्या होता है, जैसे कम उम्र में किसी लड़की की शादी कर दी जाती है, कम उम्र में ही वो माँ बनती है, तो यूँ मानिए जब बच्चे का जन्म होता है तो बहुत ज़्यादा चांस ये भी हो जाते हैं कि भाई उस लड़की की मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है साथियों, क्योंकि वो परिपक्व नहीं हो चुकी होती है। इसलिए मातृ मृत्यु दर में कमी नहीं बल्कि वृद्धि होती है। तो साथियों ये जो तीसरा विकल्प है ये आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न 10 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। तो चलिए 11वें प्रश्न की ओर। पन्ना मीना की बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बूंदी में, अजमेर में, उदयपुर में और जयपुर में। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। बहुत ही प्रसिद्ध बावड़ी है साथियों, ये भी राजस्थान की एक। तो ये राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। आमेर का नाम सुना होगा, आमेर के साइड में है शायद ये बावड़ी, जयपुर जिले में ही है। लेकिन चौथा विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। देखो वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर ज़रूर करिए करो, क्योंकि आप लाइक शेयर नहीं करते हो। भले शेयर मत करो, लाइक तो कर दिया करो। लाइक करने में तो बिल्कुल 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता है, अगर अच्छा लगता है तो। इनमें से उस दुर्ग का चयन कीजिए जिसका संबंध राष्ट्रीय उद्यानों से है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। साथियों आपके 12वें क्वेश्चन में सही आंसर का आपको चुनाव करना है कि भाई कौन सा विकल्प आपका इसमें सही है। तो देखो वह दुर्ग जिसका संबंध राष्ट्रीय उद्यान से है वो है रणथंभौर दुर्ग। साथियों इसी दुर्ग, ये जो दुर्ग है रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में स्थित है। तो सवाई माधोपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है रणथंभौर का। तो साथियों इसलिए चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। रामदेव मेला भाद्रपद कृष्ण दशमी को मनाया जाता है। विजयादशमी अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। और बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो देखो जो सही सुमेलित नहीं आपको लग रहा है कि भाई कौन सा आपको गलत लग रहा है, तो उसका ही चुनाव आपको 13वें क्वेश्चन में करना है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को ही मनाते हैं। विजयादशमी आश्विन शुक्ल दशमी को मनाते हैं। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाते हैं। लेकिन ये जो रामदेव जी का मेला है ये भाद्रपद कृष्ण दशमी को नहीं, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है साथियों। तो ये शुक्ल की जगह कृष्ण था, ये गलत विकल्प है और यही आपका आंसर है प्रश्न नंबर 13 में। सेकंड विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो चलिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है आम, सागवान, खेजड़ी और बरगद। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय फल है आम, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ठीक है, बरगद का जो पेड़ होता है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है मित्रों। प्रश्न नंबर 14 में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा लगातार शराब का सेवन किया जाता है तो संभावना अधिक बढ़ जाती है। बुद्धिमान व बलशाली होने की संभावना बढ़ जाती है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। मनुष्य हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को तो हम हटा देते हैं। देखो लगातार शराब का सेवन कर रहे हैं तो बुद्धिमत्ता और बलशालिता थोड़ी बढ़ेगी, ये तो गलत है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो बीमारी होती है वो गुटखा के सेवन से, मतलब तंबाकू के सेवन से होती है। और जो हड्डियों का ढांचा साथियों, लगातार आप मतलब कोई शराब का सेवन करता है तो वो यूँ मान लीजिए हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय डाक विभाग द्वारा किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी और तेजा जी। तो लोक देवता का आपके नया टॉपिक जुड़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उनमें कि भाई कौन सा लोक देवता, यहाँ पर इनमें से कौन से वो लोक देवता हैं जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो वो है देवनारायण जी की फड़ पर साथियों भारतीय डाक विभाग द्वारा फड़ जारी किया गया है, मतलब डाक टिकट जारी किया गया है इनकी फड़ पर। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 17 है मित्रों, इनमें से कौन सा रोग संक्रामक है? कैंसर, पीलिया, रतौंधी और चेचक। 4 रोग है, इनमें से एक रोग है संक्रामक, बाकी के 3 रोग संक्रामक नहीं है। तो जो संक्रामक रोग है उसका आपको चयन इस क्वेश्चन में करना है साथियों। देखिएगा कैंसर रोग संक्रामक रोगों में नहीं आता है।
पीलिया संक्रामक में नहीं आता है, रतौंधी नहीं आता है, लेकिन जो चेचक रोग है ये संक्रामक रोग में आता है साथियों। ये जो कोई छींकता है, खांसता है, तो साथियों ये वायु के कणों में इसके जो वायरस है वो चले जाते हैं और वो दूसरे व्यक्ति को भी ग्रसित कर देते हैं। तो चेचक रोग यहाँ पर संक्रामक रोग के अंतर्गत आएगा प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 18 को। तो 18वां क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है भारतीय निर्वाचन आयोग का, पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार का, राज्य निर्वाचन आयोग का और मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान का। तो साथियों जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होते हैं राजस्थान में किसके द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं? आपके प्रश्न संख्या 18 में जो राइट आंसर है वो रहेगा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार का है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 18 में। नेक्स्ट देखेंगे अब हम 19वें क्वेश्चन को। तो चलिए 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है अंग, कोशिका, तंत्र और उत्तक। देखिएगा सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इनमें से कोशिका होती है साथियों। क्या होता है? कोशिका। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। तो चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध है कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए, हरित क्रांति, रेशम कीट पालन और दुग्ध उत्पादन। देखिएगा ऑपरेशन फ्लड का नाम सभी ने सुन रखा होगा आपने। इसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है साथियों। दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी हो इसके लिए ही ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया था। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। तो चलिए 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 21वां क्वेश्चन जो पूछ रहा है मित्रों, समझिएगा 21वें क्वेश्चन को। राजस्थान में विधानसभा एवं लोकसभा सदस्यों की संख्या है 25 और 200, 200 और 25, 10 और 25, 200 और 10। तो साथियों राजस्थान में विधानसभा लोकसभा सदस्यों की संख्या आपको क्रमशः बतानी है। विधानसभा सदस्यों की संख्या राजस्थान में 200 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या राजस्थान में 25 है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है। अगर यूँ पूछता विधानसभा और राज्यसभा, तो साथियों राज्यसभा सदस्यों की संख्या तो 10 है, लोकसभा की 25 है और विधानसभा की 200 है। इस प्रकार सीटों का वर्गीकरण राजस्थान में है। याद होना चाहिए सभी को इस क्वेश्चन के बारे में। सेकंड विकल्प आपके बिल्कुल सही है 21वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे मित्रों। तो 22वां क्वेश्चन आपके है कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया और टिटनेस। तो साथियों एड्स जो बीमारी है वो दूषित जल पीने से नहीं फैलती है। जो एनीमिया है ये खून की कमी से होता है, ना कि दूषित जल पीने से साथियों। तो ये दोनों तो दूषित जल से नहीं फैलती है, ना ही टिटनेस फैलती है, बल्कि जो टाइफाइड है, टाइफाइड बीमारी, पीलिया है, टाइफाइड है साथियों, ये बीमारी अधिकतर दूषित जल से होती है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। तो चलिए 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 23वां प्रश्न, कृष्णा मिल्स लिमिटेड का संबंध है सूती वस्त्र उद्योग से, नमक उद्योग से, सीमेंट उद्योग से और कांच उद्योग से। देखिएगा कृष्णा मिल्स लिमिटेड जो कि एक निजी क्षेत्र की मिल्स है साथियों, और इसका जो संबंध है वो सूती वस्त्र उद्योग से है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 23 में। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की तरफ। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 24 है परितंत्र शब्द का गठन किसने किया? हेकेल के द्वारा, हम्बोल्ट के द्वारा, टोंसले के द्वारा और ओडम के द्वारा। तो परितंत्र शब्द का नाम सभी ने सुन रखा होगा। इसका गठन टोंसले के द्वारा किया गया था साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 24वें क्वेश्चन में। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। हो सकता है तो इसको किसी कॉपी में आप लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और उसको मेन मोबाइल के इस पे स्क्रीन पे सेव कर लो साथियों, एक आध दिन के लिए, 1-2 घंटे के लिए। तो वो टोंसले आपको याद रह जाएगा कि भाई परितंत्र शब्द का गठन टोंसले के द्वारा किया गया है। विकल्प नंबर 3 सही है 24 में। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रश्न नंबर 25 को। तो 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अप्रक्षेपित सामग्री है? जादुई लालटेन, एपिडाइस्कोप, ग्रामोफोन है ये, ग्रामोफोन, ठीक है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। ये टाइपिंग मिस्टेक है मेरी साथियों, ग्रामोफोन इस प्रकार लिखा गया है तो वो गलत है। देखिएगा अप्रक्षेपित सामग्री की बात करें
तो जादुई लालटेन प्रक्षेपित सामग्री है, एपिडाइस्कोप प्रक्षेपित सामग्री है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर प्रक्षेपित सामग्री है। लेकिन जो ग्रामोफोन है ये अप्रक्षेपित सामग्री में आता है साथियों। किस में आता है? ये अप्रक्षेपित सामग्री। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 25 में, यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। किलपेट्रिक की प्रयोजना विधि का आधार है देखकर सीखना, करके सीखना, समझकर सीखना और इनमें से सभी। तो किलपेट्रिक ने जो प्रयोजना विधि दी है साथियों, इसमें बालक कैसे सीखता है? करके सीखता है। करके सीखना ही इसकी मूल विचारधारा है साथियों। लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर यह आधारित विधि है, जो कि जॉन ड्यूवी की विचारधारा, जॉन ड्यूवी की जो प्रयोजनवादी विचारधारा है उस पर आधारित है। और जनक कौन है? किलपेट्रिक है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है 26 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 की ओर। 27वां क्वेश्चन है आपके, बालक में सर्वांगीण विकास हेतु क्या उपयोगी है? कक्षा में छात्रों को शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाए, छात्र व्याकरण के ज्ञान में पारंगत होने चाहिए, कक्षा में सिर्फ सहशैक्षिक क्रियाओं पर ही ध्यान दिया जाए और कक्षा शिक्षण के साथ सहगामी क्रियाएं की जाए। तो देखो सर्वांगीण विकास की यहाँ पर बात की जा रही है बालक के। तो व्याकरण में सिर्फ व्याकरण के ज्ञान में पारंगत होने से ही सर्वांगीण विकास नहीं होगा। शिक्षण के माध्यम से सिखाने से शैक्षिक विकास तो होगा, लेकिन साथियों देखो कक्षा शिक्षण के साथ यदि हम सहगामी क्रियाएं करते हैं तो इससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है। चौथा विकल्प आपके 27वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। तो आपके 28वां क्वेश्चन है, आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता और संवेदनशीलता के गुण शिक्षण के किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? रचना कार्यों में भौतिकता लाना, सद्वृत्तियों का विकास करना, भाषा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना और साहित्य का रसास्वादन करना। 28वें क्वेश्चन में सही आंसर बताइएगा कि भाई आपका कौन सा विकल्प इसमें सही है। देखिएगा, आस्था, श्रद्धा, प्रेम, सहृदयता, संवेदनशीलता इत्यादि ये चीज़ें सद्वृत्तियों के अंतर्गत आती है। तो सद्वृत्तियों का विकास करना, इसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें आ जाती है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 28 में सही है। अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो 29वां क्वेश्चन, लेकिन 29वां क्वेश्चन देखे उससे पहले सभी सूचित हो जाए। कल वापस आपके सुबह 6 से 6:30 के लगभग हिंदी का टेस्ट आएगा, 8 से 8:30 के लगभग साइकोलॉजी का टेस्ट आएगा, और फिर कल हो सकता है मेरी वैक्सीनेशन में ड्यूटी हो तो 5 या 6 बजे तक ही टेस्ट आ पाएगा साथियों पर्यावरण का। ठीक है, तो देखो मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। ये क्लियर जरूर है कि भाई टेस्ट तो आएगा। मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षण की प्रभावशीलता का पता चलता है, अध्यापक का बालकों पर प्रभाव बना रहता है, बालक अनुशासित रहते हैं और इनमें से सभी। तो देखिएगा मूल्यांकन शिक्षण का एक अभिन्न अंग है। इसका मतलब ये है क्योंकि इसके द्वारा हम शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगा सकते हैं कि भाई हमने जो बच्चों को पढ़ाया है, जो चीज़ें बच्चों को सिखाने की कोशिश की है, जो हमारे उद्देश्य थे वो कहाँ तक पूर्ण हुए हैं, उनकी कहाँ तक प्राप्ति हमने की है। अध्यापक का बालकों पर प्रभाव बना रहे, बालक अनुशासित रहे, ये कथन गलत है दोनों, इसलिए उपयुक्त सभी भी गलत हो जाता है। तो ओनली प्रथम विकल्प ही 29वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाने से परीक्षा का निम्नलिखित गुण अधिक प्रभावित होगा: वस्तुनिष्ठता, उपयोगिता, व्यापकता और वैधता। तो यदि हम प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या बढ़ाते हैं तो साथियों उससे क्या होगा? व्यापकता अधिक प्रभावित होगी, क्योंकि प्रश्न कम रहेंगे तो संकुचित, और अधिक प्रश्न रखेंगे तो व्यापक रहेंगे साथियों। संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न आ जाएंगे। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 30 में। तो यह आज का टेस्ट था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और जिस भी प्रश्न में डाउट हो मित्रों आपको, उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।